अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th के लिए, और इसमें हम तीन मेथड्स जो हैं उन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं उन्हें स्टेट कर देता हूं कि कौन कौन से मेथड्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, सिर्फ 1 होगी, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 6। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0, या फिर मैं लिखूं 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की डिग्री जो है 1 से ज़्यादा नहीं है। तो 1 है, यहाँ पे हम लिखते नहीं है यूजुअली, कि एज्यूम्ड होता है कि डिग्री 1 है, तो मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लिख देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि वो लीनियर है, क्योंकि हमने उसे सिंप्लीफाई नहीं किया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँ 2x रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी बच्चा जो है जिसने अभी स्टार्ट ही किया है वो देखेगा कि यार x की डिग्री तो यहाँ 4 और 3 दिख रही है, तो वो कहेगा कि ये लीनियर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ x की डिग्री 4 है, ऊपर नीचे 3 है, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0, और ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। तो हमेशा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कई बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। बट कुल मिलाकर अब आप समझ ही गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो मैं इसे यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए अब हम अपने लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन जो हैं उन्हें ढूंढने के जो हमारे मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, और बता देता हूँ कि सोल्यूशंस हमारे वेरिएबल्स के वो वैल्यूज होते हैं जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो पहले इससे एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमें ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ढूंढना है तो हम ऐसे ही गेस करके बता लेंगे कि यार एक नंबर पे दूसरा नंबर ऐड कर रहा हूं और 0 आ रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो x है वो -1 होगा और y जो है वो +1 होगा, तब जाके 0 आ जाएगा। एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि x जो है वो +2 होगा और y जो है वो -2 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x और y के वो वैल्यूज जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उन्हें हम इसके सॉल्यूशंस कहते हैं। तो यही सॉल्यूशंस हम कैसे ढूंढेंगे, उनके क्या तीन मेथड्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहला और सिंपलेस्ट मेथड जो है हमारा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन का हवाला देते हुए x या y जो भी हमारा वेरिएबल हो उसकी एक वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और वहां जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे पहली इक्वेशन में वापस डाल देते हैं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। मान लेते हैं इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। तो अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन में से चलें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1। तो क्या अगर हम x की वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा 6 माइनस 3y, और x का कॉफिशिएंट 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट इनटू, तो इक्वेशन 2 में इसको डाल देते हैं। तो इक्वेशन 2 में 3x आ रहा है, 3x के बदले हम लिख देंगे 3 टाइम्स 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y
-7 इक्वल 0। तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन जो है y में आ गई अब, और अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 18 - 9y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y -7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक मार्जिन डाल देता हूँ। तो 18/2 हमारा 9 आ जाएगा। 9/2 y को ऐसे ही रख लेंगे, और यहाँ पर 4y तो था ही हमारे पास। चलें 7 को फिलहाल यहीं पे रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, हमें और कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 2 आएगा इन दो टर्म्स का, और यहाँ पे आएगा -9y प्लस 8y, और जो हमारे कांस्टेंट्स है उन्हें राइट साइड में ले आएंगे तो आएगा 7 - 9। तो यहाँ जगह कम पड़ रही है, एक नया पेज बनाते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें मिलेगा -y/2 इक्वल्स -2, और यहाँ पर माइनस कैंसिल करेंगे, और हमारे पास कुल मिलाकर जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो ये y की वैल्यू 4 जब आ जाएगी, इसे हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना होगा, और हमारी इक्वेशन 1 ये थी। तो इसे यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं ज़रा। तो ये जो है हमारे पास हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये y की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 3y, y की जगह 4 इंसर्ट कर देते हैं, -6 इक्वल 0। तो इसे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 12 -6 इक्वल 0, और जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 6 इक्वल 0, और फिर हमें मिलेगा x इक्वल्स -6/2, और x कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा -3। तो इसे -3। तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है, ये सेट ऑफ इक्वेशन जो था हमारा, उसके सोल्यूशंस हमें मिले x इक्वल्स -3, y इक्वल्स 4। लेकिन अब हमें कैसे मालूम कि ये इसके सोल्यूशंस है? अगर ये इन दो इक्वेशंस के, ये दो इक्वेशन जो हमें मिली थी, इनके सोल्यूशंस हैं, तो ये इन्हें सेटिस्फाई भी करने चाहिए, तो हम चेक कर सकते हैं। तो आइए इन्हें चेक करते हैं। तो ये हमारी सेट ऑफ इक्वेशंस थी। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0 पहली इक्वेशन, और 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। तो हमें इसके सोल्यूशंस मिले थे, और उन सोल्यूशंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें सोल्यूशंस मिले थे x इक्वल्स -3, y इक्वल्स 4। अब अगर हम इन x और y के वैल्यूज को इन इक्वेशंस में डालेंगे तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो चलें चेक करते हैं। 2x x के बदले -3 डाल दें, प्लस 3y y के बदले 4 डाल दें, -6 इक्वल 0। तो यहाँ पर -6 प्लस 12 -6 इक्वल 0, और इसी तरह ये बन जाएगा -12, ये वाला 6 और ये वाला 6 ऐड हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल 0, क्योंकि अब माइनस और प्लस हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और 0 इक्वल 0। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी ये जो सोल्यूशंस हमने निकाले थे बिल्कुल करेक्ट थे। आप चाहें तो इसे दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। चलें वो भी देख लेते हैं, इसे मैं साइड में रख देता हूँ, वो भी देख लेते हैं। तो हमारी दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। तो 3x की जगह हम 3 माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू -3 है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली थी, और y की जगह पर हम 4 डाल देंगे। कांस्टेंट तो हमारा 7 था ही, और इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो यह आएगा हमारा -9 प्लस 16 - 7 इक्वल 0।
तो अगर आप नेगेटिव वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में भी ले जाएंगे तो 7 + 9 आएगा, जो कि हमारा होगा +7 + 9 और आएगा 16 = 16। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 = 0। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है वो ये है कि x और y की वैल्यूज हैं x -3 और y 4। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि किस तरह हमने पहली इक्वेशन में से जो है एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। फिर हमने वो दूसरी इक्वेशन में पुट की, वहाँ हमें एक वैल्यू मिली, उसे वापस से जो है हमने पहली इक्वेशन में डाल दिया, तो हमें दोनों वेरिएबल्स की जो है वैल्यू मिल गई। हमने चेक करने के लिए हमने उसे इन दो इक्वेशंस में पुट किया और इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मतलब हमने कोई गलती की है कैलकुलेशंस में। तो ये था हमारा पहला मेथड। तो इन्हीं दो इक्वेशंस पे जो है हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो ये मेथड भी जो है काफी बेहतर है, लेकिन इसमें जो है हमें कम टाइम लग जाता है कंपेयर टू जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं। आपका एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप उस मेथड से करिए या अपनी मर्जी से करिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हैं, -6 = 0। तो हमें करना क्या है, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। लेकिन हम ये एलिमिनेशन करेंगे कैसे? अगर हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो वेरिएबल खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स, अगर हमें x खत्म करना है तो दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन दो इक्वेशंस में नहीं है। या अगर हमें y खत्म करना है तो सेम कंडीशन, कोफिशिएंट्स जो है y के दोनों ही इक्वेशंस में सेम होने चाहिए, जो कि अगेन सेम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो हमें इन इक्वेशंस को पहले थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें x को दोनों इक्वेशन में खत्म करना है, तो पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। तो पहली इक्वेशन को हम दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। मुझे x एलिमिनेट करना है तो मैं x के कोफिशिएंट से इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा। अगर y एलिमिनेट करना होता तो y के कोफिशिएंट से करता। तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पहली इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा 6x + 9y - 18 = 0। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 3 रख देंगे। और दूसरी इक्वेशन में मुझे पहली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से आएगा 6x + 8y - 14 = 0। और इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 4 रख देंगे। अब यहां पर हम आराम से देख सकते हैं कि जो वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना था x, दोनों ही इक्वेशंस में उसका कोफिशिएंट सेम है, जो कि है 6। तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को बाहर निकालूंगा, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में से चौथी को बाहर निकालने के बराबर है। तो यहाँ पर साइंस चेंज होगी कोफिशिएंट्स की, 6 को -6 और यहाँ पर माइनस और प्लस कर देंगे। तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये x और 6x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 9y में से 8y निकाल देंगे तो 1y रह जाएगा, लिख देते हैं कोफिशिएंट फिर भी। और -18 में +14 आगे चले जाएंगे तो -4 रह जाएगा, और 0 तो 0 है ही। तो कुल मिलाकर हमें क्या मिलेगा, y = 4। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमें यहीं पे मिल गई है, y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो है उन्हें लेंगे और उसमें y की ये वैल्यू डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन, इसमें मुझे y की वैल्यू को डालना है। तो चलें करते हैं इसे सॉल्व। तो y की वैल्यू मुझे अभी अभी पता चली है एलिमिनेशन मेथड करके कि 4 है। तो चलें इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 को भूल जाइए,
आप चाहें तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, सेम आंसर आएगा, बट हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो उसमें सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो 2x प्लस 3y, y की वैल्यू 4 आई थी तो 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6 निकालेंगे 0 आ रहा था। तो 2x प्लस 12 माइनस 6 इक्वल 0 आ रहा था। तो 2x प्लस 6 इक्वल 0, 12 में से 6 निकाल दिए तो x इक्वल्स -6/2 और x की वैल्यू आएगी -3। तो हमारे सॉल्यूशंस जो हैं x इक्वल्स -3 एक बार फिर से और y इक्वल्स 4। तो अभी हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए सेम इक्वेशंस ली थी। तो यहाँ पर जब हम ट्राई कर चुके थे तो इक्वेशंस दोनों ही जो हैं सेटिस्फाई हो चुकी थी और एलिमिनेशन मेथड में भी हमारी यही वैल्यूज़ आई थी। तो इसका मतलब हमने एलिमिनेशन मेथड में भी करेक्ट वैल्यूज़ निकाली हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। दोनों इक्वेशंस के उस वेरिएबल के कोफिशिएंट जिसे हमें एलिमिनेट करना है, जो कि यहाँ पे x था, x था, मुझे इस x को एलिमिनेट करना था इन दोनों इक्वेशंस में से। तो मैंने कोफिशिएंट से इनको मल्टीप्लाई कर दिया और कोफिशिएंट सेम आया 6x, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है हमारी एक इक्वेशन आ गई y में, जिससे मैंने y की वैल्यू निकाल दी और उस वैल्यू को मैंने दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मेरी मर्जी वाली सब्स्टिट्यूट कर दिया और x की वैल्यू भी आ गई और हमें ये सोल्यूशन जो है अपना मिल गया। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अक्सर क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं होगी। लेकिन टाइम जो है एलिमिनेशन मेथड में कम लगता है, प्रोवाइडेड कि आप कोफिशिएंट्स को जल्दी से जो है बराबर कर लें, तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे देख लेते हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मेथड जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपलिसिटी के लिए मैं वही सेम इक्वेशन लूंगा जो मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में यूज़ की थी। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो आप क्लास 12th में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे, एंड इफ़ यू आर लकी क्लास 11th में फिजिक्स के थ्रू आप पढ़ लेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में। तो तब जाके आप इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो अपने बलबूते पे उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इस सिंपल सी फॉर्मूला को याद रख लें, क्योंकि हमें यहाँ पे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पढ़ना है। तो क्या करेंगे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ यूं है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x डिवाइडेड बाय, और कोफिशिएंट्स के साथ हम डील करेंगे। तो क्या करेंगे, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये दिखने में काफी अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा कीवर्ड जो है हम वो बता देते हैं। हाँ, तो इसे याद कैसे रखा जाए, आप इस वर्ड को याद रखिए, बी कैब। तो ये बी कैब क्या, इससे क्या होगा, इससे हमें कोफिशिएंट्स जो है वो याद रह जाएंगे। कैसे याद रह जाएंगे उसे देख लेते हैं। तो पहला केस x डिवाइडेड बाय, यहां पर आप देख पा रहे हैं BC है और BC है, तो बी कैब में पहले दो इनिशियल्स BC, तो 1 2 2 1 तो आप याद रख ही लेंगे, BC बी कैब B1C2 माइनस B2C1। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका उल्टा करना है, पहले BC ले लेंगे 1 2 और उसे उल्टा कर देंगे B2C1। और ये B1C2 क्या मैं बात कर रहा हूं, ये इन लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहां इन्हें लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, ये कॉरस्पॉन्ड करता है हमारी पहली इक्वेशन को। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 था यहाँ पे, इक्वल 0, ये दूसरी इक्वेशन को कॉरस्पॉन्ड करता है। अगर आप कंपेयर करेंगे x और y के कोफिशिएंट्स तो आपको समझ में आ जाएगा b1 b2 c1 c2 क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब y का देख लेते हैं। यहाँ y के डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं c1a2
माइनस C2A1 है। तो ये कहां से आया, इसी बी कैप वर्ड में इन दो को देख लीजिए, CA, तो C1A2 और फिर उसका उल्टा कर दीजिए, C1A2 C2A1, ठीक है, C और A वहीं पर है, बस नंबर्स बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह 1 के नीचे अब ये लास्ट वाला इसका देख लीजिए, बी कैप में A1B2 और उसका उल्टा कर दीजिए माइनस A2B1। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये हम मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो वो क्या होता है हमें उसमें नहीं जाना, ये फॉर्मूला आप जो है दिमाग में छाप लीजिए, इस फॉर्मूला को। आपकी लीनियर इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दिखती हो, इस फॉर्मूला से उसका आंसर जो है आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ठीक है ना, तो इसे इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं, चलिए इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो x, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं x, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, B1 C2। तो यहां पर B1 क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, y के साथ है B1 पहली इक्वेशन में, y के साथ 3 है। तो मैं यहां पे थोड़ा बार बार बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो B1 C2, B1 लिख लिया, C2 क्या है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट, वो की -7 है। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है इक्वेशन, अगर ये यहाँ राइट हैंड साइड में +7 होता तो आपको इसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना था, तब जाके आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। तो C2 के बदले -7 लिख देते हैं, और इक्वेशन का ही जो माइनस है उसे लिख देंगे। अब B2 C1, दूसरी इक्वेशन का B जो y के साथ होता है 4 है, यहाँ पे B2 4। इसी तरह हमारे पास C1 है, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट -6। तो x तो हमारा हो गया। अब y का देख लेते हैं डिनोमिनेटर। तो y के डिनोमिनेटर में आएगा C1A2। C1 क्या है, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट -6, और A2 दूसरी इक्वेशन का x का कांस्टेंट, यानी बाय कांस्टेंट आई मीन कोएफिशिएंट, सॉरी। तो ये हो गया हमारा C1A2 -C2A1, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट जो कि -7 है। A1 पहली इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट 2 हो गया, ये भी। अब है 1, तो 1 के लिए हमारे पास है A1B2। A1 है पहली इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट जो कि 2 है, B2 दूसरी इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट जो कि 4 है। इसी तरह A2 दूसरी इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट जो कि 3 है। अब यहां देख सकते हैं ना, ये दूसरी इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन के y का, पहली इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है 2 3 4, देख रहे हैं आप। तो B1 पहली इक्वेशन के y का। तो हमारा आंसर जो है बहुत जल्द आ जाएगा, बड़े आराम से। तो यहाँ x के डिनोमिनेटर में आएगा 7 3 -21 और +24 आ गया, और y के डिनोमिनेटर में आएगा ये -18 +14 आ गया, ये भी। और यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 8 -9। तो ये ऑल दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई करके, x/24 में से 21 निकाल दीजिए तो 3 आएगा। y के केस में -18 में 14 स्टेप्स आगे चले जाइए तो हमारे पास आएगा -4, और यहाँ पर आएगा -1/1। -1 है, लेकिन अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए -1/1 लिख रहा हूँ। तो अब क्या करें, ये सब तो हो गया। अब आप बोल रहे हो कि करना क्या चाह रहे हो आप, तो देखते हैं क्या करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ना x/3, इसे इक्वेट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए इस -1 के साथ, और ये जो y/-4 है ना, ये -4 है, इसे इक्वेट करेंगे इसके साथ और हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, चलिए। x/3 = -1/1। यहां से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 3 को, तो हमें आएगा -3 जो कि x की वैल्यू थी। y के केस में देख लेते हैं, y डिवाइडेड बाय -4 = -1। तो इसी तरह y की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू बड़े ही आराम से आ जाएगी हमारी 4। तो अगर हमने सेम इक्वेशंस यूज की थी, और यहां पर हम देख लेते हैं पिछले मेथड में क्या आंसर आया था हमारा, ये देख लीजिए, x की वैल्यू -3 आई थी, y की वैल्यू 4 आई थी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हमारी यही सॉल्यूशंस आ रही हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। एक बार इन सारे मेथड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं इनको। तो पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन में हमने मैनिपुलेशन करके एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल लाया, x को लाया इन टर्म्स ऑफ y, उसे हमने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें उसका वैल्यू आया,
दूसरे वेरिएबल का, उसे पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और पहले हमें y का वैल्यू आया, उसे हमारी पहली वाली इक्वेशन में डाला, x का वैल्यू भी आ गया। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरह हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस के एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर ले आते हैं। दोनों इक्वेशन के एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर ले आते हैं। जैसे कि इन दो केसेस में यहां पर मैंने 6 x का वेरिएबल 6 लाने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। जो x का कोफिशिएंट था एक इक्वेशन में, उसे दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही कर दिया, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे सिंपली y की वैल्यू आ गई, और फिर उसे बड़ी आराम से सब्स्टिट्यूट कर लिया और मुझे मेरी वैल्यू जो है आ गई दोनों ही वेरिएबल्स की। यहां पर आप देख सकते हैं। फिर था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं x, y और 1। डिनोमिनेटर कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास ये कीवर्ड है b कैब। तो वो हमने कैसे यूज किया वो भी देख लिया हमने, b c c a a b। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में बस b c है 1 2 2 1, यहाँ पर बस c a है 1 2 2 1, और यहाँ पर बस a b है 1 2 2 1। तो अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे जो कहानी है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। लेकिन क्लास 10th में बस आपको कोई वो सब नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में आएगा कि यार इसका सोल्यूशन निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला याद रखेंगे और जो आंसर है उसे निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये मेथड जो है समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई है तो उसे डिसलाइक मार दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने घर पे भी 1-2 क्वेश्चंस देख लें। ईच मेथड पे आप 3 से 4 प्रॉब्लम्स करें, देन यू विल गेट फेमिलियर विद दीज क्वेश्चंस एंड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। थैंक यू।